नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख लक्षण पार्ट 2। इसमें हमने पहले जो कुछ चर्चाएं की थी जिन विशेषताओं पर, उससे आगे हम आज भारतीय संविधान की अन्य कुछ विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं भारतीय संविधान की जो अगला जो लक्षण या प्रमुख विशेषता है वो है धर्मनिरपेक्ष राज्य या पंथ निरपेक्ष राज्य। अर्थात हमारा जो संविधान है वो जो है किसी धर्म विशेष को आगे बढ़ाने की या यूं धार्मिक आधार पर किसी प्रकार की कट्टरता की बात नहीं करता। चाहे बहुसंख्यक धर्म कोई भी हो, लेकिन हमने किसी भी एक धर्म को स्वीकार नहीं किया, अपितु न ही राष्ट्र को जो है कोई एक धार्मिक राष्ट्र घोषित किया है। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य या पंथ निरपेक्ष राज्य या सेकुलर स्टेट घोषित किया गया है। प्राचीन भारतीय राजनीति जो है वो मुस्लिम काल के धार्मिक राज्य और ब्रिटिश शासन काल के दौरान जो धर्म विभेद की नीति के अंतर्गत शासन में विशिष्ट धर्म को प्रमुख स्थान दिया गया था। लेकिन भारतीय संविधान के जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने धर्म विशेष को राजनीति के साथ मिश्रित करने के जो दुष्परिणाम पहले हुए थे डिवाइड एंड रूल के रूप में, वो उससे अच्छी तरह या भली भांति परिचित थे और वो जानते थे कि धार्मिक विभेद ने देश की एकता को जो है हमेशा आघात पहुंचाया है और नई प्रजातंत्र की जो सुदृढ़ नींव है वो समस्त प्रजातंत्रों के विश्वासों के आधार पर ही रखी जा सकती है। इसलिए उन्होंने परंपराओं के विरुद्ध जाकर के भारत के लिए धर्मनिरपेक्षता के आदर्श को अपनाया जाना अधिक बेहतर समझा और यह धर्मनिरपेक्षता जो है वो भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। यहाँ तक कि हमने 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है हमने आगे प्रियम्बल यानी प्रस्तावना के अंदर भी भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करके जो है धर्मनिरपेक्षता को और अधिक मजबूत किया है। सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय जो है संविधान पीठ ने भी 11 मार्च 1993 को निर्णय लेते हुए कहा था कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की एक मूल अवधारणा है और संविधान का एक आदर्श और एक लक्ष्य है। यानी कि हमने मूल अवधारणा के रूप में भी उसको स्वीकार किया है और कोई भी शासन आए, कोई भी शासन जाए, चाहे संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में संशोधन ही क्यों ना किया जाए, लेकिन भारतीय जो है धर्मनिरपेक्षता का जो भाव है, जो धर्मनिरपेक्षता की विशेषता है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। धर्मनिरपेक्ष जो राज्य है उसका तात्पर्य यह है कि राज्य की दृष्टि से यानी राज्य की दृष्टि में सभी धर्म एक समान हैं और राज्य के द्वारा विभिन्न जो धर्मावलंबी हैं उनके अंदर वे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे। जैसा कि एमसी सिद्रवार ने कहा कि पश्चिम की उदारवादी प्रजातांत्रिक परंपरा के अनुसार धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म के विरुद्ध नहीं है, वरन यह धार्मिक मामलों में तटस्थ होता है। यद्यपि भारत में भी जो है सबको समान रूप से समान महत्व दिया गया है, लेकिन हम फिर भी इतने उदार हैं कि यदि किसी धर्म को या धार्मिक व्यवस्थाओं को किसी मदद की या सहूलियत की आवश्यकता होती है तो समय और काल और परिस्थितियों के अनुसार भारतीय संविधान के अंदर बिना किसी भेदभाव के वो सब सहूलियतें उस धर्म को या धार्मिक व्यवस्था को दी जाती हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म विरोधी नहीं होता है और ना ही वह धर्म के प्रति उदासीन ही रहता है, यानी वो तटस्थ भी नहीं होता है, वरन उसके द्वारा धार्मिक मामलों में तटस्थता की नीति को तो अपनाया जाता है, लेकिन वह तटस्थता की नीति भी जो है उदारपूर्ण तरीके से ही अपनाई जाती है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की धारणा को स्पष्ट करने के लिए 2 शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं। एक तो यह है कि सर्वधर्म समभाव और सर्वधर्म सद्भाव। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि धर्मनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्ष राज्य और किसी भी रूप में धार्मिक कट्टरता एक दूसरे की नितांत प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। यद्यपि मूल संविधान में कहीं भी भारत को स्पष्टतया धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जिसके कारण इसे हम धर्मनिरपेक्ष राज्य का जो उसका रूप है उसको प्राप्त हो गया है। प्रस्तावना में सभी नागरिकों को धर्म की, विश्वास की, पूजा की स्वतंत्रता दी गई है और मौलिक अधिकारों के अंतर्गत यह कहा गया है कि राज्य धर्म, जाति, लिंग या इनमें से किसी के भी आधार पर अपने नागरिकों से कोई भेदभाव नहीं करेगा। संविधान में स्पष्ट उपबंधित किया गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के नियमों के अधीन रहते हुए सभी नागरिकों को अपने अंतःकरण की
और अपने धर्म को मानने की अबाध स्वतंत्रता है और साथ ही आचरण और प्रचार करने की भी पूर्ण स्वतंत्रता उनको दी गई है। संविधान ने धार्मिक अल्पमतों को यह आश्वासन भी दिया है कि वो अपनी भाषा की रक्षा कर सकते हैं और अपनी इच्छा की संस्थाएं भी संचालित कर सकते हैं। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी विभाग को धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और पोषण का, उनके मैनेजमेंट का, उनके द्वारा चल और अचल संपत्ति रखने का, उसके स्वामित्व का और उसको अर्जन का उनको पूर्ण अधिकार दिया गया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य और धर्मनिरपेक्षता के संबंध में एक दो भ्रांतियों को जो है ज़रूरी है कि हम दूर कर लें। वो भ्रांति ये है कि एक तो धर्मनिरपेक्षता के आदर्श में ये बात अपने आप में निहित है कि यदि धार्मिक संस्थाओं और स्थानों का प्रबंध सार्वजनिक हित और व्यवस्था में बाधा पहुंचाता है तो धार्मिक स्थान समाज विरोधी तत्वों का आश्रय स्थल अगर बन जाते हैं तब राज्य जो है उनके द्वारा इन धार्मिक स्थलों और संस्थाओं के प्रबंध में हस्तक्षेप कर सकता है और ऐसा राज्य के द्वारा अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी भी है। दूसरा ये कि धर्मनिरपेक्षता का आदर्श किसी भी धर्म विशेष से जुड़ी हुई धार्मिक शिक्षा का निषेध करता है और नैतिक शिक्षा का निषेध बिल्कुल भी नहीं करता है। तो इस तरीके से जो है धर्मनिरपेक्षता हमारे राष्ट्र के अंदर अपने आप में एक अलग तरीके से, एक अलग कॉन्सेप्ट के रूप में स्वीकार किया गया है। हम किसी भी धर्म का न तो विरोध करते हैं, न ही जो है पूर्ण समर्थन करते हैं, न ही हम तटस्थ हैं। यानी हमने बड़े उदारपूर्ण तरीके से धर्मनिरपेक्षता के कॉन्सेप्ट को स्वीकार किया है। हमारे संविधान की अगली महत्वपूर्ण विशेषता है कि हमारा संविधान कठोरता का और लचीलेपन का समन्वय है, यानी कॉम्प्रोमाइज बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यदि हम संशोधन प्रणाली को देखें तो संशोधन प्रणाली के आधार पर संविधान जो है सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे संविधान जिन्हें हम कठोर संविधान कहते हैं, दूसरे ऐसे संविधान जिन्हें हम लचीले संविधान कहते हैं। लचीला संविधान उस संविधान को कहते हैं जिसके अंदर साधारणतः कानून और संवैधानिक कानून में अंतर ही नहीं किया जाता और संविधान के अंदर विधि निर्माण की जो साधारण प्रोसेस है उसके आधार पर उनमें संशोधन आराम से किया जा सकता है, जैसा कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था के अंदर। इसके विपरीत कठोर संविधान के अंदर संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण कानून के निर्माण से भिन्न और जटिल प्रक्रिया को अपनाया जाता है। यानी दो तरह के कानून होते हैं, एक तो सामान्य कानून और एक विशिष्ट कानून। विशिष्ट जो व्यवस्थाएं हैं उनमें संशोधन के लिए विशिष्ट संवैधानिक संशोधन की व्यवस्था होती है जो कि तुलनात्मक रूप से काफ़ी मुश्किल होती है, जैसे अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो इस दृष्टि से यदि हम देखें तो भारतीय संविधान जो है कठोर संविधानों की श्रेणी में आता है, क्योंकि भारतीय संविधान की अधिकांश धाराओं को संशोधित करने के लिए संसद के सभी सदस्यों के बहुमत के अतिरिक्त उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 मेजोरिटी की जरूरत हमें होती है। और आर्टिकल जो 368 है उसके अनुसार कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के समस्त सदस्यों का जो मेजोरिटी है और उपस्थित जो सदस्य है उनका जो 2/3 बहुमत है, उसके अलावा भी कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है, जैसे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रोसेस, संघ और इकाइयों के बीच में शक्तियों का विभाजन, राज्यों का पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन आदि बातें ऐसी हैं। संशोधन की जो उपयुक्त प्रणाली है वो निश्चित रूप से कठोर है। अगर इस दृष्टि से देखें तो भारतीय जो संविधान है वो कठोर संविधान है, किंतु संविधान निर्माताओं के द्वारा जो परिभाषिक दृष्टि से कठोर संविधान का निर्माण किए जाने पर भी इस बात का हमेशा उन्होंने ख्याल रखा कि देश में जो परिस्थितियां हैं वो तेजी से बदलेंगी और स्थितियों में भारतीय संविधान में बहुत जल्दी ही किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता भी पड़ सकती है। इसलिए उन्होंने व्यवहारिक तौर से भारतीय संविधान के संशोधन की पद्धति को उतना जटिल नहीं बनाया जितना कि अमेरिका में या अन्य संघ राज्यों के अंदर संविधान के संशोधित पद्धतियों में शामिल है। कुछ विषयों में तो संविधान संसद को साधारण बहुमत से भी संशोधित हो सकता है, जैसे कुछ ऐसे बातें हैं जिनको हम सामान्य बहुमत से भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि नए राज्यों की निर्माण करना और जो राज्य बने हुए हैं उनका पुनर्गठन करना और जो भारतीय नागरिकता का जो अर्थ है उसके अंदर परिवर्तन करना। ये जो कार्य हैं वो संसद साधारण बहुमत से कर सकती है। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं है कि भारतीय संविधान में सभी चीज़ों को जटिल तरीके से या बहुत ज़्यादा बहुमत के साथ परिवर्तित करना पड़े।
तो इस तरीके से हमने संविधान के अंदर दोनों ही तरीकों को अपनाया है। इसलिए हमारा संविधान कहीं कहीं लचीला है और किन्हीं किन्हीं बातों में अत्यधिक कठोर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यवहारिक तौर पर भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का समन्वय है। हमारे संविधान की अगली प्रमुख विशेषता है संसदात्मक शासन व्यवस्था, यानी हमने संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है। हम सभी जानते हैं कि सामान्यतः दो तरह की व्यवस्थाएं जो है वैश्विक स्तर पर पाई जाती हैं। एक तो ये है संसदात्मक शासन व्यवस्था या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। तो हमारी जो विशेषता है वो है संसदात्मक शासन व्यवस्था होना, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया जाना। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के जो पारस्परिक संबंध हैं उनकी दृष्टि से हम सामान्यतः दो तरह की शासन व्यवस्थाएं होती हैं, ये जानते हैं हम अच्छी तरह कि उसके अंदर संविधान निर्माताओं ने केंद्र और राज्यों में संसदात्मक शासन व्यवस्था को यहाँ अपनाया है। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत शासन की जो वास्तविक सत्ता है वो मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जिसे व्यवस्थापिका निर्वाचित करती है और जो व्यवस्थापिका के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बनी रहती है। राष्ट्रपति और राज्यपाल ये संवैधानिक प्रमुख ही होते हैं और वे अपने अपने उत्तरदायी जो मंत्री हैं उनकी मंत्रणा के आधार पर ही कार्य करते हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाने का जो प्रमुख कारण था वो ये था कि संसदात्मक शासन प्रणाली की क्रियान्विति तुलनात्मक रूप से सरल होती है और भारत के लोग इससे पहले भी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत इस पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसके सिद्धांत और व्यवहार का जो है पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। उनके आधिपत्य में भी हमारे यहाँ पर संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया था। और लोक प्रभुता की दृष्टि से भी संसदात्मक जो शासन प्रणाली है वो अधिक उपयुक्त होती है, क्योंकि इसके अंतर्गत शासन जनता के प्रति सीधे उत्तरदायी होता है। जैसा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि संसदात्मक शासन प्रणाली में शासन के उत्तरदायित्व का मूल्यांकन एक निश्चित समय के बाद तो होता ही है, इसके साथ ही दिन प्रतिदिन भी ऐसा होता रहता है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाने की बजाय संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाना अधिक उपयुक्त समझा था। संविधान की अगली प्रमुख विशेषता है कि हमारा संविधान एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन है, यानी फेडरल गवर्नमेंट विद सम यूनिटरी फीचर्स। यद्यपि हमारा जो संविधान है उसमें हमारे देश को या हमारी शासन व्यवस्था को संघात्मक शासन व्यवस्था कहा गया है, लेकिन जब हम इसका थोड़ा अध्ययन करते हैं, इसको देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि इसके अंदर एकात्मक लक्षण भी विद्यमान है और संघात्मक लक्षण भी विद्यमान है। इसीलिए व्यवहारिक तौर पर बोलचाल की भाषा में हमारे संविधान की जो लक्षण निकल कर आता है वो ये है कि एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन व्यवस्था। भारतीय संविधान का जो प्रथम अनुच्छेद है उसके अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो इस प्रकार से भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है और इसमें संघात्मक शासन के सभी लक्षण विद्यमान भी हैं। संविधान ने शासन शक्ति एक स्थान पर केंद्रित न करके केंद्र में और उसकी इकाइयों में उसको डिवाइड कर दिया है, यानी विभाजित कर दिया है, जो दोनों ही अपने अपने क्षेत्र पर स्वतंत्र होते हैं। हमारा संविधान लिखित है और बहुत अधिक सीमा तक यूँ कहें कठोर है और इसे सर्वोच्च स्थिति भी हमने संविधान में दी है। सुप्रीम कोर्ट को संविधान का रक्षक बनाया गया है और जिसे संविधान की व्याख्या करने का और केंद्र राज्यों के बीच उत्पन्न संवैधानिक जो विवाद हैं उनका निर्णय करने का अधिकार है। तो इस प्रकार से भारत के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है, यानी जो कुछ भी महत्वपूर्ण लक्षण संघात्मक शासन व्यवस्था के होते हैं, जैसे कि शक्तियों का विभाजन, उनके अपने अपने स्थान पर स्वतंत्रता, लिखित और कठोर संविधान और सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता और उनके द्वारा उसका जो है व्याख्या करने का अधिकार, ये सब विशेषताएं जो संघात्मक शासन में पाई जाती हैं वो हमारे संविधान के अंदर भी विद्यमान है। किंतु कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिनमें या जिनको देखने पर हमारी शासन व्यवस्था का झुकाव एकात्मक शासन की ओर स्पष्ट होता है। जैसे यदि हम देखें कि सामान्यतः हमारे यहाँ पर इकहरी नागरिकता, इकहरी न्यायपालिका, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों के अंदर राज्यपालों की नियुक्ति करना और अखिल भारतीय सेवाएं, संसद के द्वारा राज्यों के नाम का निर्धारण करना, क्षेत्र का और सीमाओं के अंदर परिवर्तन करना, ये ऐसी बातें या विशेषताएं हैं जो सामान्यतः एकात्मक शासन व्यवस्था में पाई जाती हैं और ये सब व्यवस्थाएं
हमारी शासन व्यवस्था के अंदर या हमारे संविधान के अंदर भी इनको अपनाया गया है या स्वीकार किया गया है। और अंत में राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों के अंतर्गत संकटकाल की घोषणा के द्वारा जो स्पष्ट रूप से संघात्मक व्यवस्था को एकात्मक व्यवस्था के रूप में बदला जा सकता है, तो ये भी एकात्मक लक्षण एक विद्यमान है। तो भारतीय संविधान के इन एकात्मक लक्षणों के आधार पर प्रोफेसर के.सी. वियर जो विद्वान हैं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि भारत का नया संविधान ऐसी शासन व्यवस्था को जन्म देता है जो अधिक से अधिक अर्धसंघीय है। उन्होंने इस बात को स्वीकार ही नहीं किया कि संघीय है, अर्धसंघीय हो सकता है, ऐसा कहा उन्होंने। और वो कहते हैं कि यह एक ऐसे एकात्मक राज्य की स्थापना करता है जिसमें कतिपय संघीय विशेषताएं हैं, न